हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है जितना हुआ था। एक्चुअली कार्ल मार्क्स को जब हम पढ़ते हैं तो इनके कई सारे आइडियाज़ हैं, कई सारे थॉट और मल्टीपल इन्होंने थ्योरीज कॉन्सेप्ट दी थी, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में बनाई है वो वीडियो। पहला पार्ट आई होप आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा अच्छे से। देन दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको थिंकर देखने को मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस में कि इनके इर्द गिर्द पूरी एक आइडियोलॉजी ही बना दी गई है। ठीक है, आपने जब मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजीज पढ़ी है जो इन्हीं से विचार से निकल कर आई है, इन्हीं के जितने थॉट थे उनको ही लोगों ने आगे क्या किया, फॉलो किया, उनके लेगेसी को आगे बढ़ाया। देन एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट निकल कर आया जिसको हम मार्क्सिज्म कहते हैं। ठीक है, इसलिए कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और कार्ल मार्क्स को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कार्ल मार्क्स हो गए और आगे चल के कार्ल मार्क्स को ही लेनिन फॉलो करते हैं, देन स्टालिन उसका एकदम रिजिड फॉर्म बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, आपको समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। जहाँ पे हमने छोड़ी थी हम वहीं से शुरू करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट हमने लास्ट में छोड़ा था, तो क्लास स्ट्रगल के बारे में मैं पढ़ा रही थी आपको, किस तरीके से बताते हैं कार्ल मार्क्स कि जो समाज है वो 2 वर्गों में बटा हुआ है। एक समाज में ऐसे लोग हैं जो वर्किंग क्लास हैं और समाज में दूसरे लोग हैं जो बुर्जोसिस कहलाते हैं, जिनको हम एलिट पीपल बोल सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं बहुत ज़्यादा अमीर अमीर लोग हैं। ठीक है, तो जो वर्किंग क्लास है उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा समाज में कैसी है, वल्नरेबल है। क्यों? क्योंकि वो भाई जो बुर्जोसिस हैं, जिन्होंने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ रिसोर्सेज है, उनको कैप्चर कर रखा है। उनकी ही फैक्ट्रीज़ हैं, उनके ही लैंड रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, और उन सारी चीज़ों पे काम कौन कर रहा है, जो वर्किंग क्लास है, जो प्रोड्यूसिंग क्लास है वो काम कर रही है। अल्टीमेटली उनका क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो किसकी जेब में जाता है, जो एलिट पीपल होते हैं, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्लास पीपल होते हैं, बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, उनकी पॉकेट में जाता है, जो उन लोगों से काम करवाते हैं। तो इस तरीके से हमें एक बहुत बड़ा डिवीज़न देखने को मिलता है, एक वर्किंग क्लास की पीपल में और एक बुर्जोसिस में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि कुछ चंद मुट्ठी भर के लोग हैं जो पूरी वर्ल्ड को या फिर पूरे इकोनॉमी को क्या करें, कैप्चर किए हुए हैं, और जो बहुत सारे 90% लोग हैं वो क्या है, उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं, उस पर काम कर रहे हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके की आइडियोलॉजी को ये बहुत ज़्यादा नकारते हैं और उसको एकदम ख़त्म करने की बात करते हैं और थ्रू रेवोल्यूशन की बात करते हैं। देखो, जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने रेवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा बुरा नहीं बताया है। उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा करने के लिए, अगर एक जस्ट सिस्टम है उसको समाज में लाने के लिए आपको हथियार भी उठाने पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि हाँ, वो एकदम रिवोल्यूशन के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अगर आपकी हितों की बात नहीं हो रही है, आपके राइट्स को दबाया जा रहा है, तो आपके पास प्रॉपर ही अथॉरिटी है कि आप क्या करें, एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं समाज में, और जिससे क्या होगा, एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरीके से आप पलट सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम में कैपिटलिज्म है तो आप उस रेवोल्यूशन के थ्रू वहाँ कम्युनिज्म को स्टैब्लिश करो। ये एडवाइस कौन करता है, कार्ल मार्क्स करते हैं। किसको करते हैं, वर्किंग क्लास को करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कार्ल मार्क्स के हम थॉट समझेंगे स्टेट और आइडियोलॉजी को। उन क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि स्टेट क्या है। मतलब स्टेट तो आप समझ रहे हो, हमने पूरी थ्योरीज पढ़ ली, थिंकर पढ़ ली। वो स्टेट का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एक पूरे कंट्री को ही वो क्या कर रहे हैं, स्टेट बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनका मानना है स्टेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। देखो, इन्होंने सिंपल सा बताया है कि जो राज्य बना हुआ है, जो पूरा हमने कंट्री बनाई हुई है, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, क्लास को, डोमिनेशन को जस्टिफाई करता है। किस तरीके से, अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया एक नेशन है। ठीक है, नेशन स्टेट है। यहाँ पर क्या है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो पैसे से भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, आप अगर ये सोच रहे हो कि आपने बस वोट दे के उन्हें भेज दिया और उनके पास कुछ नहीं है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में। उनके पास बहुत 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 पैसा है, अरबों खरबों पैसा है। तो ये क्या है, तो ये कहते हैं कार्ल मार्क्स, उसी तरीके से क्या है, जो स्टेट बनाया गया है, जो राज्य बनाया गया है, वो इस चीज़ को जस्टिफाई करता है। हमें वोटिंग राइट्स दे दिए गए, हम क्या कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, और हमें दिमाग में ये रहा है ये हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन असल में ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। वो अपनी क्लास को क्या कर रहे हैं, उसको स्थापित कर रहे हैं, उसको डोमिनेंट बना रहे हैं। आप अगर देखोगे तो कुछ पॉलिटिकल फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी लेगेसी चलती ही आ रही है बरसों से, और वो किसी नए एक्टर को आने ही नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है, एक डोमिनेशन तो हो गया। किस तरीके से इन्होंने डोमिनेट किया, देखो, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास पैसा है, वही डोमिनेट कर सकता है। उसके अलावा आप समझोगे वीकर सेक्शन डोमिनेट कर सकता है किसी को, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। मतलब कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन नेचर है, ऐसा है कि वो एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहता है, लेकिन जिस पैमाने पे एक
बहुत बड़ा डिवीजन हो जाए, अमीर एकदम अलग हो जाए, गरीब एकदम अलग हो जाए, तो ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ स्टेट कर सकता है, राज्य कर सकता है। तो राज्य को उन्होंने बहुत ज़्यादा खराब माना है, किसने? कार्ल मार्क्स ने। तो इसके लिए कहते हैं द एग्जीक्यूटिव ऑफ द मॉडर्न स्टेट इज बट अ कमेटी फॉर द मैनेजिंग ऑफ कॉमन अफेयर्स ऑफ बुर्जोसिस। इनका मानना है कि जो राज्य बना है वो और कुछ नहीं है, जो बुर्जोसिस क्लासेस हैं, बुर्जोसिस मतलब क्या होता है? जो अमीर क्लास है, उन्होंने मिलकर एक कमेटी बना ली है, वही उनमें से क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को चुनते रहते हैं, आपस में सत्ता में बैठते रहते हैं, और वही मिल बांट के खा रहे हैं चीज़ों को। मतलब जो हम जनता है, आम जनता, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, और जितने भी पॉलिटिशियंस हो गए, जितने बिजनेसमैन हो गए, ये आपस में क्या करते रहते हैं? आपस में गठबंधन करते रहते हैं, अपनी सरकार ले आते हैं। देखो, आपने अगर नोटिस किया होगा तो जो हमारे इंडिया में भी यही कल्चर है, सेम कल्चर है। आप अगर नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप कभी ख्वाब नहीं देख सकते पॉलिटिक्स में जाने का या फिर आप बड़े नेता बनने का। क्यों? क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। इनमें जो सबसे हाईएस्ट टॉप लीडर होते हैं उनके पास करोड़ों लाखों रुपया होता है, और इनके खुद के फैमिली वाले कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, वो नए लोगों को ऊपर आने ही नहीं देते हैं। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कार्ल मार्क्स, ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि लोगों ने ऐसा बना रखा है इसको, जो क्या करता है? बुर्जोसिस क्लास को डोमिनेट करता है, बुर्जोसिस क्लास को जस्टिफाई करता है। हमें स्टेट चाहिए, सिंपल सी बात है, हमें नेशन स्टेट चाहिए, हमें भारत चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा हम इतने में सेटिस्फाई हो जाते हैं, अरे हमने अपनी अपनी समझ की जनता को वोट दे दिया, बात खत्म, और बैठ जाते हैं। भाई वो लोग जो कर रहे हैं टॉप लेवल पे, आपको नहीं पता है कितना करप्शन कर रहे हैं, कितने अमीर बनते जा रहे हैं, समाज में कितनी बड़ी एक खाई क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें अमीर अलग हैं, गरीब अलग हैं। तो इस तरीके से स्टेट से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं कार्ल मार्क्स। बस उनका यही मानना है कि जो अमीर लोग हैं बस वही चला रहे हैं, और उसका कोई मतलब नहीं है गरीबों से और वर्किंग क्लास से। आइडियोलॉजी को ये मानते हैं इज इट इज़ अ सेट ऑफ बिलीफ दैट मेंटेन रूलिंग क्लास डोमिनेंस फॉल्स कॉन्शियसनेस। देखो, अगर कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने आइडियोलॉजी को कैसे बताया, तो उन्होंने फॉल्स कॉन्शियसनेस के बारे में बताया है। ठीक है, उनको उनका ये मानना है कि जितनी भी विचारधारा होती है वो पूरी तरीके से बेकार होती है, नकारा होती है। क्यों? क्योंकि जो ये रूलिंग क्लास होती है उसके डोमिनेंस को ये क्या करती है? मेंटेन करके रखती है। समझ में आ रहा है? मतलब जितने भी जो रूलिंग क्लास हैं, बड़े क्लासेस वाले हो गए हैं, ठीक है, इनकी एक जो मान्यता है, इनका एक आइडियोलॉजी सेट है, चाहे लेफ्ट विंग्स पार्टी हो गई, राइट विंग पार्टी हो गई, तो ये क्या करते हैं? ये एक डोमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, किस पे? लोगों के ऊपर। लोगों को आइडियोलॉजी के थ्रू पागल बना रहे हैं, उनको दबाए रख रहे हैं अपनी सोच के थ्रू। ठीक है, तो इसको भी ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं? फॉल्स कॉन्शियसनेस मानते हैं। आप अगर सोच रहे हो कि आप एक आइडियोलॉजी को समर्थक कर रहे हो, तो आपकी ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, गलती है। आप कुछ समर्थन नहीं कर रहे हो, वो उस पार्टी के लोग हैं जो अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए उस पार्टी को क्या कर रहे हैं, या फिर उस आइडियोलॉजी को पकड़े हुए हैं, उसको जकड़े हुए हैं। ठीक है, अगर वो ही उनकी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी, वो आप पे थोप नहीं पाएंगे। ठीक है, और वो जो आपके ऊपर थोप रहे हैं वो एकदम कंप्लीटली बेकार है। क्यों? क्योंकि वो आपको उस चीज़ में फंसाना चाहते हैं, उलझाना चाहते हैं, ताकि आप उससे बाहर कुछ चीज़ें सोच ही ना सको। ठीक है, तो ये सारी बात कौन कर रहे हैं? कार्ल मार्क्स कर रहे हैं, जिसमें बताते हैं जैसे लॉज हो गए, एजुकेशन, रिलीजन ऑफन प्रोटेक्ट रूलिंग क्लास इंटरेस्ट, मेकिंग वर्कर्स बिलीव द सिस्टम इज नेचुरल और फेयर। तो इनका मानना है कि जितने भी कानून बने हुए हैं, जितना भी एजुकेशन सिस्टम आप देख रहे हो, और चाहे आप धर्म को देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना है ताकि जो अमीर लोग हैं, रूलिंग क्लास है, उनको ये क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके, बचाते रहें। और जो वर्किंग क्लास है, जो नॉर्मल पीपल है, उनको बस बेचारों को यही लगता है कि ये सिस्टम नहीं बहुत अच्छा है, फेयर है, एकदम कुछ नहीं है। देखो, डेमोक्रेसी में होने का मतलब क्या है? सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स ही ना हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी हो, आपके पास इतने चांसेस हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो कि आप भी कुछ आगे कर सकें, बढ़ सकें। तो ये चीज़ ना बहुत पहले ही टैकल करती थी, किसने? कार्ल मार्क्स ने। अगर आप प्रेजेंट देखोगे, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, अगर आप 25 साल के हो, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर लें, 40-45 साल पर भी आप बीजेपी के एकदम से टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते, आप कांग्रेस की टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टी, ये अल्टीमेटली अपने अपने ही लोगों का फ़ायदा करती हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाती हैं। और ये जो वर्किंग क्लास है, नॉर्मल पीपल हैं, चाहे यूथ हो गया, चाहे टीचर हो गए, चाहे ये हो गए, इन सब के अंदर क्या करती हैं? एक फॉल्स कॉन्शियसनेस को जगाती रहती हैं। इन सब से ये कहती रहती हैं आपके पास पावर है, आप हमें हटा सकते हैं, आप हमें बना सकते हैं। ये आप लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं कंप्लीटली। ठीक है, आप अगर उनसे बोलोगे ना आप हमें हटा सकते हैं, हमें बना सकते हैं, तो ये आपके इमोशंस के साथ कंप्लीटली खेल रहे हैं। भाई, उन्हें कोई नहीं हटा सकता, उन्हें कोई नहीं हटा सकता अगर उन्होंने मन में ठान लिया है। और बस आप अपना वोट दे सकते हो, दो ही पार्टी हैं, दो ही चांसेस हैं, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ये आ गया तो वो लूटेगा, ये
और वो आ गया तो उसके बाद वो लूट गए, ठीक है, इनके ये चलते रहते हैं। तो इसको कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि ये सारी जो सिस्टम बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को ये बिलीव कर दिलाने के लिए बना हुआ है कि नेचुरल है, ऐसा तो होता है और यही फेयर सिस्टम है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सारे इंस्टीट्यूशन, सारे एजुकेशन पॉलिसी, सारे रिलीजन किसी ना किसी चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं और अल्टीमेटली बुर्जोसिस क्लास को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो रूलिंग क्लास है उसको ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कार्ल मार्क्स किसके बारे में, स्टेट के और आइडियोलॉजी के बारे में। दूसरा हम देखेंगे कार्ल मार्क्स की इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। तो इसमें ये लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की बात करते हैं। इसमें कहते हैं वैल्यू ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द लेबर टाइम। इनका मानना है कि किसी भी एक वस्तु है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो पैसा है, उसकी कीमत है, वो उस टाइम पे डिपेंड करती है जितना उसको बनने में टाइम लगा है, ठीक है। अगर मान लो मुझे एक सुई बनाने में 5 मिनट लगते हैं, तो इसकी वैल्यू मैं बहुत ज़्यादा नहीं रख सकती, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं 25-30 रुपये नहीं रख सकती, मैं इसकी वैल्यू 1 या 2 रुपये ही रख पाऊंगी। लेकिन वहीं कोई बड़ी सी चीज़ है, एक फ्रिज है, उसे बनाने में मुझे मान लो 10 दिन लग गए, तो मैं उसकी वैल्यू कितनी रखूँगी, 10,000 रखूँगी, 15,000 रखूँगी। तो वही कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो लेबर लगता है, जो टाइम लगता है, वही उसकी वैल्यू को डिसाइड करता है। सही बात है, आज प्रेजेंट डे यही सिस्टम चल रहा है। आप अगर हैंड मेकिंग का काम देखोगे, और जो लोग हाथों से कोई चीज़ पहले बनाते थे, अब तो बहुत कम लोग हैं, और अब जो बनाते हैं उसको बहुत एस्थेटिक समझते हैं, जबकि ये तो बेसिक चीज़ें थी पहले की। तो जो लोग हाथों की कारीगरी करते हैं, वो क्या करते हैं, जिस चीज़ में बहुत कम टाइम लगता है वो कम पैसों में बेचते हैं, और जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा उन्हें टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा पैसों में बेचते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा है, जितना वो कॉमोडिटी, जितना ही वो जो थिंग होगी पर्टिकुलर, वो अपने बनने में टाइम लेगी, वही डिसाइड करेगी कि उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। साथ में ये कहते हैं सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन व्हाट वर्कर्स प्रोड्यूसेस एंड व्हाट दे आर पेड। अब देखो, सरप्लस वैल्यू का ये मतलब होता है कि एक फैक्ट्री ओनर है, ठीक है, उसने क्या किया, अपने फैक्ट्री में 100 लोगों को रिक्रूट किया कि चलो बढ़िया है, आज से आप ना दीपक बनाओगे। चलो दिवाली आ रही है ना, तो मैं दीपक के एग्जांपल सेट कर दे रही हूँ। तो आज से आप ना सारे लोग मिलकर दीपक बनाओगे, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो फैक्ट्री के जितने भी 100 वर्कर्स थे, सारे लोगों ने दीपक बना दिए। एक दीपक की कीमत कितनी हुई, 10 रुपये हुई, ठीक है। एक दीपक जो है वो मार्केट में जाके 10 रुपये का बिक रहा है। उस मार्केट पे जब वो जा रहा है तो उस पर ना लेबल लग रहा है उस कंपनी का, और सारे लोग बस यही जानते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी के मालिक का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। उनको नहीं पता कि इसके पीछे जो वर्कर्स हैं उन्होंने काम किया है, कैसे काम किया है, कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार होगा तब भी उसने काम, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम किसका आ रहा है, उस ओनर का आ रहा है अल्टीमेटली। तो बात सरप्लस वैल्यू यहाँ पर ये हो जाती है कि उस ओनर ने जब उस दीपक को अपना लेबल बनाकर मार्केट में उतारा, तो उस दीपक को उसने 10 रुपये में बेच दिया, और उसने सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये उस वर्कर को दिए, ठीक है। बाकी के जो 8 रुपये थे वो उसने अपनी पॉकेट में डाले। तो ये होती है सरप्लस वैल्यू। समझ में आ गया, जो उसकी वैल्यू थी, जो उसने इतना टाइम दिया उस प्रोडक्ट को बनाने में, अपनी इतनी मेहनत दी, लेबर उसने इंसेंटिव्स किए, वो उसके हाथ में आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारे टॉप पोजीशन पे रूलिंग क्लास बैठी है, जो बुर्जुआसिस बैठे हुए हैं, उन्होंने हमसे उस प्रोडक्ट को अलग कर लिया, छीन लिया, उसको मार्केट में सेल कर दिया, और जो उसकी सरप्लस वैल्यू थी वो अपनी पॉकेट में रख ली, और बाकी का हमें सिर्फ 2 रुपये दे दिया, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी ही नहीं। ये कौन कहते हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं। तो इनकी इकोनॉमिक थ्योरी को भी आप थोड़ा सा ना याद रखना, ठीक है। और ये सब करके क्या होता है, ये पूरी प्रोसेस को रिपीट पे लगाएंगे ये लोग, और ये रिपीट करते करते क्या होता है, कैपिटल एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसमें क्या होता है, वेल्थ कंसंट्रेट अमंग फ्यू कैपिटलिस्ट क्रिएटिंग क्राइसिस। तो जो वेल्थ होती है, जितना भी पैसा होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो करेंसी की फॉर्म में हो, और चाहे गोल्ड की फॉर्म में किसी, तो उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब मान लो मैंने वही सिंपल सा एग्जाम उठाएंगे बात फिर से, जो ओनर था फैक्ट्री का, उसने मान लो 10 रुपये में दिया बेचा, और 8 रुपये उसकी जेब में गए। ये 8 रुपये सालों से उसकी जेब में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार गए, हर दिवाली उसके रुपए ये 8 उसकी पॉकेट में जा रहे हैं, और 2 रुपये वो वर्कर्स में बांट रहा है। तो सोचो 10 साल बाद उसके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितना पैसा होगा वो 8 रुपये से, मतलब जोड़ते जाओ एक तरीके से। देखो वैसे में 8 रुपये तो मैंने सिर्फ रफ सा कैलकुलेशन दे दिया है बस समझाने के लिए। तो इसी से क्या होगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा। कैपिटल का मतलब होता है वेल्थ, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म है ये। तो जो कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है वो ऐसे ही होता है, जब क्या करते हैं, वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, वर्कर की जो लेबर है उसको यूज़ करते हैं, और अपने कंपनी का लेवल लगा के उसको मार्केट में सेल करते हैं हाई प्राइसेस में, और जो उसकी सरप्लस वैल्यू होती है वो अपनी पॉकेट में डालते हैं, और वर्कर्स को कभी उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाती है, और उनको हमेशा एक्चुअल वैल्यू से भी बिल्कुल कम मिलती है, मिनिमम मिलती है। इसी की बात कौन करते हैं, कार्ल मार्क्स करते हैं।
और जो वेल्थ का एक्यूमुलेशन होता है उसी से ही क्या होती है, समाज में क्राइसिस डेवलप हो जाती है। क्राइसिस कैसी क्राइसिस, अमीर और गरीब की क्राइसिस, ठीक है। एंड प्रॉफिट इन कैपिटलिज्म कम्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, दिस सिस्टम इज अनस्टेबल एंड प्रोन टू क्राइसिस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओवर प्रोडक्शन। तो इनका मानना है कि जो सिस्टम तुमने देखा है सरप्लस वैल्यू वाला और लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू वाला, ये बहुत ही करप्ट प्रैक्टिस है। इसको पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी या फिर जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनकी मंशा सिर्फ इतनी रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लूट पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन कर पाएँ। और इस तरीके की सिचुएशन जब बहुत टाइम तक चलती रहती है, बहुत ज़्यादा ही उसको खिंच जाती है, तो क्या होता है, ऐसी क्राइसिस हो जाती हैं समाज में, जिससे क्या होता है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की आप फॉर्म में देखो, चाहे अनप्रोडक्टिविटी की फॉर्म में देखो, ठीक है। तो ये बात भी कौन कहते हैं, कार्ल मार्क्स हमें सजेस्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा गलत है। अब हम देखेंगे कार्ल मार्क्स के विजन क्या कहते हैं कम्युनिज्म के। ये कम्युनिज्म के बारे में क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, वो भी हम समझ लेंगे। एबोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इनका मानना है जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनका सबको ख़त्म कर देना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी देखो क्या होता है, जब बहुत सारे लोग मिलके ना चीज़ों को ओन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मिलके ओन की है। लेकिन जब इंडिविजुअल किसी चीज़ को ओन करता है, वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। अगर आज मैं एक कार खरीद लूँ बाहर जाकर, तो वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मैं जिस घर में रह रही हूँ वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो जो भी मेरे नाम पर है, रजिस्टर्ड है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और जो मैंने ग्रुप में ली है वो है एक कॉमन प्रॉपर्टी, जिसको आप कॉमन पार्क बोलते हो, कॉमन वेल्स होते हैं, गाँव वगैरह में होते थे पहले, अब नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनने कार्ल मार्क्स ने बोला है कि अगर आपको समाज में कम्युनिज्म लाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पूरी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देना है। अब देखो कम्युनिज्म को मैं पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ कि कम्युनिज्म होता क्या है, उसकी आइडियोलॉजी कहती क्या है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, हमने लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा, जिसमें आप कह रहे हो कि इंसान को कम्प्लीटली फ्री कर दो, वो अपने विवेक से, अपने रीज़न से सोच सकता है क्या सही है क्या गलत है, उसको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे इकोनॉमिक रेगुलेशंस मत लगाओ, अगर वो चाहे तो वो ठेला भी लगा सकता है, वो चाहे तो कंपनी भी खड़ी कर सकता है, ये सब मत करो, ठीक है। वहीं दूसरे आ जाते हैं कंजर्वेटिव वाले। कंजर्वेटिव वाले कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ह्यूमन जो नेचर है वो बहुत ही मक्कार है, ग्रीडी है और बहुत ज़्यादा सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में रहते हैं और समाज के प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो इंसान को सामाजिक दायरे में रहना चाहिए, ये कहते हैं कंजर्वेटिव वाले, ठीक है। फिर वहाँ पर आते हैं सोशलिज्म वाले। सोशलिज्म वाले कहते हैं कि देखो, ना ही पूरी तरीके से लिबरलिज्म सही है और ना ही पूरी तरीके से कंजर्वेटिज्म सही है तो वो है सोशलिज्म। वो कहते हैं कैसे, तो वो बताते हैं कि अगर आप लिबरलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दोगे तो लोग इतने आज़ाद हो जाएंगे, इतने फ्री हो जाएंगे कि वो दूसरों की जो लिबर्टी है उसको हार्म करने लगेंगे। कैसे, जब आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगे हैं, आपके ऊपर कोई लॉज काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसे एक्ट रेगुलेशन काम नहीं कर रहे हैं जो आपको रोक सकें, तो आप एकदम से कैसे हो जाओगे, एक ऐसे हो जाओगे कि ऑल पावरफुल टाइप पर्सन हो जाओगे। आपका मन करेगा मेरे पास ये भी हो वो भी हो, इस चक्कर में आप दूसरों की लिबर्टी को क्या करोगे, एक्सप्लॉइट करोगे, ठीक है। ह्यूमन से इतने अच्छे नहीं है, अगर आपसे कल बोल दिया जाए कि आप कुछ भी करो अपनी लाइफ में, आपके ऊपर कोई फाइन नहीं लगेगा, आपको कोई जेल में नहीं डालेगा, भाई मॉल जाके लूट लोगे, सब बैंक ज्वेलरी वैलरी लूट लोगे सबकी। आई एम सॉरी किडिंग, लाइक ह्यूमन नेचर है भाई, करेगा, ऐसा क्यों नहीं करेगा भाई, मस्ती मस्ती में सब करते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो लिबरलिज्म वाले इसलिए ख़राब है। फिर उन्होंने बोला कंजर्वेटिज्म वाले क्यों ख़राब है, तो वो कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स को एक सुपीरियर फॉर्म मानते हैं, कंजर्वेटिज्म से भी थोड़ा ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि अगर हमें ऐसे ही रहना है तो हमारे ह्यूमन बींग होने का क्या मतलब आपको एक बुक गाइड कर रही है, आपको कुछ लोग गाइड कर रहे हैं, मान लो जो प्रीस्ट क्लास है वो गाइड कर रही है, तो आपके खुद के सोचने की, बोलने की, इन सब चीज़ों का क्या काम है। फिर तो हम एनिमल्स के जैसे हैं, तो कहते हैं ये भी गलत है। तो कहते हैं कि आप ना समाज में सोशलिज्म लेकर आओ। तो सोशलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे आपके पास लिबर्टी हो लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ हो। देखो लिबर्टी जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया वो लिबरलिज्म से आ गया, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ हो ये कहाँ से आ गया, कंजर्वेटिज्म के साथ आ गया। तो ये दोनों जो इसके बहुत ज़्यादा क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी जो दोनों प्रिंसिपल्स हैं, वो जब आप कंबाइन कर देते हो तो सोशलिज्म निकल कर आता है, जिसमें आप लोगों को क्या करते हो, लिबर्टी तो देते हो लेकिन साथ ही साथ क्या करते हो, उनको रिस्ट्रिक्ट भी करते हो थोड़ा सा। तो यही सोशलिज्म कहता है। सोशलिज्म का सिंपल सा मतलब है जहाँ पर कभी भी प्राइवेट जो लोग हैं वो
किसी चीज़ को फुलफिल करने में, किसी चीज़ को एंजॉय करने में बहुत ज़्यादा क्या कर पा रहे हैं, असफल हो पा रहे हैं, वहाँ पर राज्य आकर उनकी मदद करेगा। सरकार आके उनके लिए कुछ ना कुछ वेलफेयर काम करेगी, जिससे वो अपनी इस लाइफ को जॉयफुल बना सकें, उसको मीनिंगफुल बना सकें। ठीक है, इसकी बात करते हैं। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो एक कदम और आगे बात करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर तुम जो सरकार की बात कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनी है ताकि जो अमीर लोग हैं उनको वो क्या कर सके, हमेशा प्रोटेक्ट कर सके, उनकी क्लास को मेंटेन कर सके। अगर आपको ये सब हटाना है तो पूरी तरीके से सोशलिज्म को भी हटाना पड़ेगा। हमें सोशलिज्म से एक कदम आगे कम्युनिज्म लाना पड़ेगा। तो ठीक है, कम्युनिज्म बताओ क्या होगा और कम्युनिज्म कैसे स्टैब्लिश होगा। तो वो ये कहते हैं, कार्ल मार्क्स की ही बात बता रही हूँ, वो ये कहते हैं कि समाज में जितनी भी आप देख रहे हो प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिन्होंने लोगों ने अपने अपने प्लॉट काट के डाल लिए हैं, अपने अपने कार्स शोरूम बना लिए, उन सबको ख़त्म करो। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह ये होगा कि उस एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं, वो सारे लोग उस प्रॉपर्टी को मिल के ओन करेंगे। ठीक है, वो कॉमन प्रॉपर्टी, जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको पूरी को कॉमन प्रॉपर्टी बना दो, ताकि सारे लोग मिल के क्या करें, उस प्रॉपर्टी पे काम करें, उस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाएं, और उस प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी से जितना भी उन लोगों को कुछ भी मिल रहा है, प्रोड्यूस मिल रहा है, वो सारे लोग आपस में मिलके बांट के खा लें। ठीक है, सिंपल सा मतलब है कि जितने भी सारे लोगों के प्लॉट हैं, अपने अपने फील्ड वगैरह जो उन्होंने काट रखे हैं कि मेरा है ये तुम्हारा है, उन सब का मेरा तुम्हारा ख़त्म कर दो। सारे लोगों के ही वो सारे प्लॉट है, और सारे लोग वहाँ पे क्या करें, मिलके सेब के पेड़ लगाएं, और जब सेब उसमें निकल आएगा तब क्या करें, वो सारे सेब को तोड़ के सारे लोग आपस में इक्वली बांट लें। तो ये होता है कम्युनिज्म। तो इसी चीज़ को क्या करते हैं, कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कम्युनिज्म को। ठीक है, तो जब ऐसा सिस्टम आएगा तो एक क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। ठीक है, इसमें जब सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और सारे लोगों को मेहनत का फल मिल रहा है तो क्लासलेस हो गया ना ऐसा सिस्टम। मतलब जहाँ अमीर ही नहीं है, गरीब ही नहीं है, तो कोई क्लास ही नहीं है, तो क्लासलेस सिस्टम हो गया। साथ के साथ स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी स्टेट काम नहीं करेगा, कैसे भी सरकार नहीं होगी, लोग बिल्कुल फ्री होंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, अपना जो काम है उसको करेंगे, अपनी जो लेबर है वो किसी चीज़ में लगाएंगे, देन मौज मस्ती करेंगे और इस तरीके से रहेंगे। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन नीड नॉट प्रॉफिट। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा समाज में, मतलब जितने भी लोग होंगे उनके पास खाने के लिए, पहनने के लिए जितनी भी सारी चीज़ें होंगी, वो उनके नीड के हिसाब से उन्हें दी जाएंगी। मतलब समझ रहे हो, मुझे अगर एक कपड़े की ज़रूरत है तो मुझे एक ही कपड़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे कपड़े दिए जाएंगे कि मेरा शौक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और उनको कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होंगी प्रॉफिट के लिए दी जाए, कोई भी चीज़ बेचने के लिए नहीं है, सिर्फ अपना कंज्यूम करो, खाओ पियो और सो जाओ। ठीक है, ऐसा सिस्टम कौन कहते हैं, कार्ल मार्क्स देते हैं। और इसी से क्या होगा, एंड ऑफ अलाइनेशन फुल मीन्स फ्रीडम। और इनका मानना है कि जो अलाइनेशन है वो ख़त्म हो जाएगा और ह्यूमन को कंप्लीट फ्रीडम मिल जाएगी इस चीज़ से। कैसे मिल जाएगी, जब आप किसी चीज़ को अपने हाथों से बनाते हो तो आपके अंदर ना एक इमोशनल टच होता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, कहीं ये चीज़ ख़राब ना हो जाए, कहीं ये चीज़ टूट ना जाए। आपने देखा होगा कि किसान वगैरह होते हैं, कभी उनकी फसल वगैरह ख़राब हो जाती है, बेचारे बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों, क्योंकि उन्होंने उसको पूरे साल क्या किया है, काम किया है उस खेत पे, उन्होंने अपने हाथों से बीज गाड़ा है, उन्होंने अपने हाथों से खेत को हल जोता है, ठीक है, अपने बैल चलाए हैं। तो जब अगर उनका कोई नुकसान होता है तो उनके अंदर जो फीलिंग होती है वो इसलिए रो रहे होते हैं। अगर कोई और उस खेत को करेगा ना तो उनको इतना नहीं लगेगा। वो उन्होंने भाई पूरा ख्याल रखा है, उसकी इतनी मेहनत लगी होती है, तब जाके वो एक क्रॉप को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो कहते हैं इस तरीके से जब हम कम्युनिज्म को स्टैब्लिश कर देंगे तो लोगों के अंदर जो अलाइनेशन आ गया था अपने प्रोडक्ट को लेकर के, उन्हें पता ही नहीं ये प्रोडक्ट का आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कहाँ जाएगा, कहाँ बिकेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब वो अपने हाथों से प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो लोगों के बीच में क्या होगा, ये एक इमोशन कनेक्शन होगा। ठीक है, तो इसी की बात करते हैं हम। And the Marx communism is not all about equal poverty, but about creating conditions where human potentials can flourish. तो कहते हैं जो कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इसलिए नहीं आया है कि जो पॉवर्टी है उसको हम क्या करें, एकदम इक्वल लाइन पे ले आए। सारे लोग गरीब हैं तो सारे ही लोग गरीब हैं, और अमीर है तो फिर सारे ही लोग गरीब हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ उनका क्या मानना है कि जो ह्यूमन बींग्स है उनके फुल पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एज अ ह्यूमन ये कहते हैं कि सारे लोगों के अंदर कोई ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पोटेंशियल होती है, ठीक है, क्षमता होती है किसी न किसी काम करने की। लेकिन कुछ बुर्जोसिस क्लास हो गए, रूलिंग क्लास हो गए, वो अपना खुद का काम ना करके क्या करते हैं, वर्किंग क्लास से काम करते हैं। तो आप अल्टीमेटली एक चीज़ सोचो भाई, उन्होंने चलो तुम्हारा काम कर दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर खुद का जो हुनर था, तुम्हारा खुद का पोटेंशियल था, वो तो तुमने इस्तेमाल ही नहीं किया। और वो कार्ल मार्क्स कहते हैं ये लोग तब इस्तेमाल करेंगे जब स्टेट में क्या होगा, कम्युनिज्म इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनके थोड़े सा मेजर वर्क को और डिस्कस कर लेते हैं, उन्होंने कौन कौन से मेजर अपने काम दिए हैं जिसमें ये बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इनकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आ जाती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बट आप इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। ये इन्होंने 1848 में लिखी थी, जिसमें ये कहते हैं पॉलिटिकल प्रोग्राम ऑफ कम्युनिज्म। ये इन्होंने कम्युनिज्म का इसमें क्या दिया था, एक पूरा प्रोग्राम दिया था किस तरीके से कम्युनिज्म स्टैब्लिश होगा, फिर उसमें लोग कैसे रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होगा और एंड ऑफ अलाइनेशन कैसे होगा। ये सारी थ्योरी उन्होंने किसने दी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दी है। दूसरा दास कैपिटल दी है उन्होंने बुक, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1865 में, सॉरी 1867 में। इसमें इकोनॉमिक्स ऑफ कैपिटलिज्म की बात की उन्होंने, बताया किस तरीके से जो कैपिटलिज्म है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, कुछ नहीं कर रहा है, जब वर्किंग क्लास को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और इसका और कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो इसको पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। तीसरी इनकी बुक हमें देखने को मिलती है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जो उन्होंने 1844 में लिखी है, अर्ली राइटिंग ऑन अलाइनेशन। अब उन्होंने इसमें अलाइनेशन की थ्योरी का पूरा बताया। अब दोबारा मुझे पूछना कि अलाइनेशन की थ्योरी क्या है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दी है। फिर है द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, ये है विजन ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म के बारे में ये बात करते हैं कि सोशलिज्म आएगा उसके बाद कैपिटलिज्म आएगा, मतलब जब समाज में रेवोल्यूशन होगा, जब लोग हथियार लेकर जो सिस्टम है उसको उखाड़ फेंकेंगे, तो थोड़े टाइम के लिए क्या होगा, एक सरकार बनेगी उन लोगों में से जिसको सोशलिज्म कहेंगे। लेकिन जब सारी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वो सरकार भी एकदम क्या हो जाएगी, पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वो सरकार, और सारे लोग आम हो जाएंगे फिर से और कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। एंड दीज वर्क एक्सप्लेन बोथ थ्योरी एंड रिवोल्यूशन प्रैक्टिसेस, और जो इनके इतने सारे काम हैं जो वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, इनकी थ्योरी को भी एक्सप्लेन करते हैं और इनके रिवोल्यूशनरी प्रैक्टिसेस को भी क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मतलब उन्होंने बताया कि किस तरीके से समाज में रिवोल्यूशन आएगा, किस तरीके से लोग अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे और किस तरीके से एक बेटर सिस्टम को वो लोग आगे लेकर आएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें ये बताते हैं कौन, कार्ल मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स, ठीक है। सबका क्रिटिसिज्म होता है भाई, तुम क्यों बचोगे। तो ये कहते हैं टू मच फोकस ऑन इकोनॉमी, इनका जो क्रिटिक्स हैं इनके वो ये कहते हैं, जैसे कार्ल पॉपर हो गए, वो बहुत बड़े क्रिटिक हैं इनके, निकल कर आते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया, मतलब हर चीज़ को तो आपने इकोनॉमी के इर्द गिर्द घुमा दिया, ये चीज़ गलत है। मतलब बाकी सारे थिंकर्स है वो ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, बेटर सिस्टम की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है। एंड फेल टू प्रेडिक्ट रोल ऑफ नेशनलिज्म, रिलीजन एंड आइडेंटिटी, और इनका मानना है कि उन्होंने ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि ये मान ही नहीं रहे कि कुछ राष्ट्रवाद भी चीज़ होती है, कोई धर्म भी चीज़ होती है और कोई आइडेंटिटी भी होती है। देखो इनका ये मानना है, जो क्रिटिसिज्म वो ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने ना लोगों को ना भ्रमित कर दिया है। मतलब आप अगर इकोनॉमिक अपने प्रैक्टिसेस पे इतना ज़्यादा फोकस करोगे तो आपके अंदर जो अपने समाज को लेकर, अपने राष्ट्र को लेकर जो भावना है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, और आप अपने धर्म को मान रहे हो उसकी धार्मिक प्रथाएं भी ख़त्म हो जाएंगी। देखो जो रिलीजन है उसको कार्ल मार्क्स ने थोड़ा अच्छा नहीं बताया है, रिलीजन को एज अ ओपियम बताया। उनका मानना है कि एक अफीम की तरह काम करता है जो धर्म है, एक बार चटा दो इंसान नशे में डूबा रहता है और उसको कभी कुछ नहीं दिखता है। कहीं तक ये बात ठीक भी है, जो लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं उनको और चीज़ों से मतलब नहीं होता है बहुत ज़्यादा, उनकी अलग ही दुनिया चलती रहती है, मतलब होता है इसी वर्ल्ड के होते हैं, लेकिन वो धर्म में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि अपने दिमाग से सोचने की क्षमता खो देते हैं, ठीक है। एंड कम्युनिस्ट रेजिम मिसयूज हिज आइडियाज़, और देखो जो कम्युनिस्ट रेजिम थे आगे चल के बहुत सारे नेशंस ने कम्युनिज्म को अपनाया था इन्हीं की आइडियोलॉजी से, चाहे वो अक्टूबर रिवोल्यूशन हो गया रशिया में, जहाँ पे लेनिन ने बहुत बड़ी एक रिवोल्यूशन करवाई थी, जिसमें क्या हुआ था, मतलब हथियार लेकर लोगों ने वहाँ की जो डोम थी, पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, उसको उखाड़ फेंका था, और जार 16 करके वहाँ रूलर थे, उनको ऐसे मार गिराया था, ठीक है। तो वहाँ पे लेनिन के मर जाने के बाद स्टालिन आया, तो स्टालिन का रिजिड सिस्टम था बहुत बहुत ज़्यादा, उन्होंने सब चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया। तो जहाँ जहाँ जिस नेशन में कम्युनिज्म हुआ इस्टेब्लिश, वहाँ जाके बहुत ज़्यादा लोगों ने मिसयूज़ किया उसका, ठीक है। वो भी लोगों को बेवकूफ़ बनाते गए, मतलब जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि चलो ठीक है मैं थोड़ी टाइम के लिए लीडर बन जा रही हूँ और हम जो सरकार है उसको उखाड़ फेंक रहे हैं, फिर उसके बाद कम्युनिज्म लाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है आप लोग मेरी बातों में आ गए और मेरा सपोर्ट करके आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को क्या किया, बर्बाद कर दिया, सरकार को भी मार मूर के भगा दिया, और फिर मैंने ही अपने रंग बदल दिए और मैं ही क्या कर रही हूँ, मैं ऑल पावरफुल बन गई हूँ, ठीक है। मैं कह रही हूँ अरे आप पहले मेरी बात सुनो, मुझे मत मारो और मैं ही आपको ना राह दिखाऊंगी, इस तरीके से मैं आपको गुमराह कर रही हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है जो कम्युनिस्ट कंट्री बनी आगे चल के बहुत सारी बनी थी, ठीक है, वो उन सब में इसका मिसयूज हुआ। कम्युनिज्म आज के टाइम में सर्वाइव ही नहीं करता है किसी भी वर्ल्ड में।
एक्चुअली किसी वर्ल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे आप इकोनॉमी देखो सब कैपिटलिज्म की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ ट्राइब्स जो कम्युनिटी होती हैं वो अभी भी इन चीज़ों को क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं। यूटोपियन विजन डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इनका जो विजन है इकोनॉमी को लेकर वो बहुत ज़्यादा यूटोपियन है और इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, सच में नहीं किया जा सकता। आप अगर इनके सारे आइडियाज़ आपने अच्छे से पढ़े हैं तो एक बार खुद से सोच के देखना अपने दिमाग से कैसा हो सकता है। मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग आप पसंद करोगे, आप नहीं पसंद करोगे, मतलब लोग कैसे कर लेंगे। मतलब कम IQ लोग वाले लोग हैं वो भी यही काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वही सेम काम कर रहे हैं और आपस में खा रहे हैं। भाई एक अंदर से सेटिस्फेक्शन भी होती है कोई नाम की चीज़, ठीक है। अगर मान लो मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार हूँ बट मुझे भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाए, नहीं तुम्हें पोटैटो की खेती करनी है, पोटैटो की ही खेती करनी है, और जबरदस्ती स्टेट मुझे फोर्स कर रहा है कि मुझे बस इतना करना है, भाई मैं ज़िंदगी से हताश हो जाऊँगी पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि मेरा जो पोटेंशियल था वो कहीं वेस्ट हो रहा है। मैं पढ़ना चाह रही थी, मैं कुछ बनना चाह रही थी, मैं अपना फील्ड में इस किसी भी फील्ड में कंट्रीब्यूट करना चाह रही थी, लेकिन क्या है कि सरकार ने, राज्य ने मुझे इतना बाधित कर दिया कि नहीं तुम्हें ये सब नहीं करना है, क्योंकि तुम अगर पढ़ लिख जाओगे तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, तुम्हारी क्लास अलग हो जाएगी, तुम हमसे अमीर हो जाओगी, तो ये सारी चीज़ें छोड़ दें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार बताई हैं, मतलब यूटोपियन बताई हैं, पूरी तरीके से हो ही नहीं सकता ऐसा। एंड while insightful Marx theory has limitations when applied in real world politics, देखो जब रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जब इनकी थ्योरी को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी कंट्री में, तो उसके साथ बहुत सारी लिमिटेशंस हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। हम कंप्लीटली इनकी बताई हुई थ्योरी को नहीं हम पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कहाँ गए, हाँ ऑलमोस्ट कवर ही हो गया, ठीक है। कार्ल मार्क्स इन्फ्लुएंस इन इंडिया, अब इनका इंडिया में देखेंगे तो इंस्पिरेशन फॉर द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, देखो इंडिया में भी बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी हैं, ठीक है। तो उसकी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन कौन बने, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया को क्या किया है, प्रभावित किया है। भाई चाइना को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, रशिया को किया, जर्मनी को, ये सारी नेशंस को कम्युनिज्म ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, ठीक है। एंड एम एन रॉय मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशनरी, जो एम एन रॉय हैं जो हमारे भारत से बिलोंग करते हैं, सबने इनका नाम सुना है, ठीक है। ये बहुत बड़े मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशनरी निकल कर आते हैं, इनके आइडियाज़ भी सेम कार्ल मार्क्स के जैसे ही हैं। एंड EMS क्या लिखा है, नाम बोर दिप्पा पता नहीं कौन है, ठीक है। केरल के ये कम्युनिस्ट लीडर हैं, ठीक है। अभी भी के जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वो अभी भी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी भी सर्वाइव करती है इंडिया में, साउथ इंडिया में है, ठीक है। एंड मार्क्स एनालिसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास कॉम्बाइंड, देखो मार्क्स के जो एनालिसिस है, चाहे वो कास्ट को लेकर हो गया और चाहे क्लास को ले गया, वो कंबाइन करके हम समझते हैं, ठीक है। देखो कुछ क्लासेस ऐसी हैं समाज में जिनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जिनको हम निचली जाति कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कास्ट का क्लास के साथ डोमिनेशन हमें देखने को मिलता है, एक सही बराबर बैठता है, वो चीज़ें हैं वो हम प्रेजेंट डे में देखते हैं इंडिया में। एंड द मार्क्सिस्ट थॉट शेप इंडियाज लेबर मूवमेंट, पीजेंट स्ट्रगल एंड द डिबेट ऑन कास्ट क्लास इशूज़। तो जो कार्ल मार्क्स के जितने भी आइडियाज़ हैं, जो भी इनके विचार रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक शेप देते हैं इंडिया के लेबर मूवमेंट को। जो लेबर जो होते हैं, जो वर्किंग यूनियंस होते हैं, वो अगर किसी राइट्स के लिए बात करें तो कार्ल मार्क्स की चीज़ों को वो रिवाइव करते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा कहा था, हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी ये डिमांड करनी चाहिए, उनकी डिमांड, उन्होंने कितनी सही बात की थी, हम इसकी डिमांड करें। तो ये चीज़ें हमें टाइम टू टाइम देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट कंक्लूजन देखेंगे, मार्क्स रिमाइन अ जाइंट इन पॉलिटिकल थॉट। देखो मार्क्स जो है वो बहुत बड़े, बहुत 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 बड़े थिंक कर रहे हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। कार्ल मार्क्स के बिना आप पॉलिटिकल साइंस को नहीं पढ़ सकते अगर आइडियोलॉजीज पढ़ रहे हो, सच बता रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है क्यों किसी एक के नाम पर बहुत बड़ी आइडियोलॉजी आ जाना बहुत 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 बड़ा कंट्रीब्यूशन या फिर बहुत बड़ा नाम होता है। सिर्फ कार्ल मार्क्स ही ऐसे हैं जिनके नाम पर ही एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट बना है, जिसको हम मार्क्सिज्म कहते हैं, ठीक है। मार्क्सिज्म ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, ये हमने पर्टिकुलर कार्ल मार्क्स को पढ़ा है। तो इनके जो एनालिसिस हैं, चाहे वो कैपिटलिज्म पर हो गए, क्लास स्ट्रगल पर हो गए, चाहे अलाइनेशन, रिमेन रिलेवेंट, ठीक है। ये हमेशा रिलेवेंट रहेंगे, हमेशा क्वेश्चन करते रहेंगे हमारे दिमाग में कि जो कार्ल मार्क्स ने कहा था क्या वो सही है या सही नहीं है, तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें हमेशा क्या सोचने पर मजबूर करती रहेंगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्ल मार्क्स। हमने आज कार्ल मार्क्स को फाइनली पूरा पढ़ लिया है, जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने सब आपको बता दिया है, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। देन मेक श्योर कि आप अच्छे से नोट्स बना लें, इसके अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। अगर नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन हाँ प्लीज़ अच्छे से समझ लेना। साथ ही साथ इसकी बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए, पढ़ी होनी चाहिए। और आपसे पूछ लिया जाएगा क्लास स्ट्रगल किसका कॉन्सेप्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कार्ल मार्क्स का है। थ्योरी ऑफ अलाइनेशन किसका है, कार्ल मार्क्स का है। तो ये सारी क्वेश्चन पूछ जाते हैं नॉर्मल, तो वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ो क्योंकि दिसंबर में पेपर है। और यूजीसी नेट की तो एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, मैंने कल ही देखा। 31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है। तो भाई ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो बाय।